नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं जयंती। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूं जो विजयदान देथा जी की है और उसका शीर्षक है केंचुली। विजयदान देथा जी के कहानी प्रारंभ करने का एक अलग ही अंदाज है जो अभी आपको मुख्य कथा शुरू होने से पहले जिसके दर्शन आपको हो जाएंगे। तो चलिए ज़रा देखिए कि कैसे वो कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छी कहानी है ये, आप सुनते जाइए। सड़ता पानी पड़तल, नीर बहे सो निर्मल, अपनी अपनी नज़र और अपना अपना नज़रिया कि दया का दरिया देव पुरुष दोस्त दुश्मन को समान सुमति बख्शे कि किसी एक ठिकाने में गुजरों की खाती पीती गवाड़ी थी। रेंडी नस्ल की गायें, भवा तड़े की भैंसें, पानी से भी ज़्यादा दूध दही की इरफात, घी के घड़े भरे हुए, बस्ती वालों को मनचाही छाछ की छूट, भरपूर नौजवान गुजर, ईसर की तरह तराशी हुई गोरी व मजबूत कदकाठी, टूल का बड़े छोगे वाला साफा, लाल किनारी वाली रेजी की धोती, मगजीदार अंगरखी, दुहरे पुट्ठे, गले में कंठी, तांती और देव जी का फूल, खालिस सोने की सांकलियाँ, हाथों में चांदी के नाहरमुखी कड़े, पैरों में कसीदे की सुरंगी जूतियाँ, साफे तक लंबी लाठी, तांबे के तारों से गुथी हुई, दोनों ओर चांदी के बंद। उपयुक्त समय पर गुजर का गौना हुआ। मैं आपको बता दूं अभी कि ये जो भी व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है जैसा वो गुजर था, तो उसका उपयुक्त समय पर गुजर का गौना हुआ और गौने के साथ ही समूचे ठिकाने में यह बात हवा के साथ फैल गई कि ऐसी खूबसूरत गुजरी न तो देखी न ही सुनी। साक्षात ईसर गणगौर की जोड़ी, मानो विधाता ने एक दूसरे की खातिर ही इतनी कारीगरी की हो। दूध दही और मक्खन के सांचे में ढली पुष्ट देह, झागो चढ़ा यौवन, अंग अंग से मानो मजीठ चू रही हो। जिसने भी चेहरा देखा एक बार तो स्तब्ध रह गया कि 3.5 हाथ की देह में ऐसा रूप समाया तो समाया ही कैसे। मानो तमाम कुदरत की बेजोड़ सुंदरता ने लाछी गुजर की देह में शरण ली हो। जैसा बेजोड़ रूप वैसा ही नाम लाछी। नाम लेते ही मुंह भर जाता, हृदय में प्रतिध्वनि गूंजती, अमृत घुल जाता। बाड़े बाड़े खेत खलिहान और गली गली गूंजती लाछी गुजरी के रूप की चर्चा ठाकुर के कानों तक पहुंची। सुनते ही रोम रोम में फूल खिल उठे। भोजा कनवरिया ठाकुर का मर्जीदान कारिंदा था। मूछ का बाल उसे बुलवाकर ठाकुर ने पूछा, भोजा तूने भी कुछ नई बात सुनी रे? भोजा कनवरिया बहुत चतुर था, आकाश के तारे तोड़ लाए जैसा। सुनने से पहले ही सारी बात समझ लेता था। सुरमई झाई देता सांवला रंग, सफ़ेद झग बत्ती सी, इंसान जैसा इंसान, न ज़्यादा सुंदर और न एकदम बदसूरत, पर अक्ल का सिरमौर। आगे पूछताछ किए बगैर ही बोला, फ़कत कानों से सुनने से कुछ पता नहीं चलता अन्नदाता, मैंने तो अपनी नज़रों से देखा है। ठाकुर काफ़ी आश्वस्त हुआ। भोजा की नज़र से कभी गलती नहीं हो सकती। ठाकुर ने आतुरता से पूछा, फिर जो बात सुनी वह बिल्कुल सही है? नहीं अन्नदाता, सरासर झूठ। झूठ? हाँ अन्नदाता, झूठ। चाहे कितनी ही बकवास क्यों न करें, ऐसे रूप का यह बेचारी जबान बखान कर ही नहीं सकती। मुंह की जीभ हिल जाए तो वो रूप ही क्या। लाछी तो लाछी ही है अन्नदाता। यह तो फ़कत उसके जिस्म का करिश्मा है जो ऐसे रूप को झेल रहा है। दहकते अंगारे गमछे में बंधे रह सकें तो ऐसा रूप किसी के शरीर में टिक सके। ठाकुर हक्का बक्का होकर चुपचाप सुनता रहा। भोजा आगे कहने लगा, लाछी सिर पर घड़ा रखे सहेलियों के साथ रिम झिम करती तालाब से आ रही थी। गोया कंडों के बीच चांद दमक रहा हो। एक बार तो आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, पर आखिर असलियत पर तो विश्वास करना ही पड़ता है अन्नदाता।
लाची की मोहनी सूरत देखने पर होश हुआ कि आप इतने बरस औरतों के भुलावे में बेकार हाथ पैर मारते रहे और मेरी चाकरी भी फिजूल गई। ठाकुर धीरे से बोला, तो अब? भोजा बीच में ही उतावला होकर कहने लगा, मुझे कहने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो देखते ही ताड़ गया कि यह बानगी दूसरी है। यह शेरनी आसानी से काबू में नहीं आएगी। लेकिन यमराज से बड़ा योद्धा कौन है? जिस दिन लाची गुजरी हुजूर की सेज पर चढ़े, उस दिन मेरी कनवार सार्थक होगी। कहने को तो भोजा यह बात कह गया, पर कहते ही पहली दफ़ा उसके कलेजे में यह बात रड़की। उस अनजानी रड़क की उसे कुछ खबर नहीं थी। ठाकुर ने उसे रोकते हुए कहा, अब बस कर, तूने तो ऐसी आग भड़काई है कि अब किसी दूसरे काम में मेरा मन ही नहीं लगता। अब तेरी आँखों उजियारा है। ठाकुर को उस पर अडिग विश्वास था। ऐसे भरोसे के काम में वो बेहद निपुण था। और उधर गुजरी की क्या औकात कि वह ठाकुर की खातिर इनकार करे। इनकार करने में सार ही क्या है? गुजर तो केवल घर का मालिक है, पर ठाकुर समूचे गांव का मालिक है। कैसी ही खूबसूरत क्यों न हो, है तो जात की गुजरी, ठिकाने की रियाया। हुजूर की सेज पर पहुंचना तो फख्र की बात है। भोजा कनवरिया एक लछड़ा और कुंवारा था। सिर पर ठाकुर के लंबे हाथ थे। सेजों की चाकरी करने में खुरचन या जूठन जो भी हाथ लगती, उसी से संतोष कर लेता था। ठिकाने में उसके डाले ही नमक पड़ता था। इस खातिर हरेक उसे खुश रखने की कोशिश करता था। समझदार लोग तो अलग से ही उसकी हाजिरी बजा देते थे। मतलब से बड़ी दूसरी कोई मर्यादा नहीं होती। गौने के उपरांत गुजर ने घर भोजा का आना जाना दिन ब दिन बढ़ने लगा। और यूँ गुजर से पहले ही काफ़ी मेल मुलाकात थी। शुरू में तो वो लाची की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। ऐसा रूप तो बिन देखे ही साफ दिखता है। पनिहारियों की टोली में भोजा की 5-7 एक चहेतियाँ थीं। भोजा उन्हें पट्टी पढ़ाकर लाची के मन की टोह लेना चाहता था, पर काफ़ी दिनों तक उसके मन की परतें उससे अनजानी ही रहीं। कोई कहती कि वह नितांत भोली है, कोई कहती कि बेहद होशियार है, कोई कहती कि रूप की माफिक उसमें अक्ल नहीं है, ना तो किसी बात में समझती है और न इशारे में। न तो किसी बात में समझती है और न इशारे में। अपने पति के सिवाय उसे कोई दूसरा मर्द नज़र ही नहीं आता। अपने घड़े के पानी के सिवाय वह तो दूसरी ठौर के पानी से कुल्ला भी नहीं करना चाहती। ऐसी उल्टी खोपड़े की औरतों से कौन मगजमारी करे? तब भोजा कहता कि उन्हें मगजमारी तो करनी ही पड़ेगी। कोई मुँह लगी चहेती मुस्कुरा कर कहती, पहले तुम्हारा मतलब निकलता हो तो कुछ माथा पच्ची भी करें। भोजा भी लंबी चौड़ी उधार नहीं रखता, मुस्कुराते बोलता, भैरू जी के भोग चढ़े बिना प्रसाद कहाँ। फिर तो दोनों के होठों पर फ़कत मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। मुस्कुराहट से बड़ा कोई सवाल नहीं, मुस्कुराहट से बड़ा कोई जवाब नहीं। तत्पश्चात भोजा की चहेतियों ने लाची को बरगलाने की काफ़ी अटकलें की, लेकिन अबूझ गुजरी तो कोई दूसरी बात समझना ही नहीं चाहती थी। वह तो दूध में पली और झागों में के बीच बड़ी हुई थी, सो उसे सफ़ेद सफ़ेद सब दूध ही नज़र आता था। काली भैंसियों का दूध भी जब काला नहीं होता तो इंसान की हंसी और उसका मन काला क्यों कर हो सकता है। ठाकुर को उकसाने के अलावा भोजा का भी कोई वश नहीं चला। चहेतियाँ भी कोशिश कर के थक गईं, लेकिन लाची किसी की बातों में नहीं आई। हंडिया का दही हंडिया में और बिलोवने की छाछ बिलोवने में। गाय भैंसियाँ देखने के बहाने ठाकुर कई बार गुजर के घर आया। दिल ही दिल में सारी बातें समझते हुए भी लाची बिल्कुल चुप ही रहती। ठाकुर के मंसूबे कितने दिन तक छिपे रहते, वह अंदर ही अंदर खींचने लगी।
जले हुए दूध की गंध घी बनने पर भी नहीं छूटती। तब ठाकुर के मैले मन की बात उसे कैसे नहीं आती। एक बार गायों की तारीफ करते करते ठाकुर ने लाछी के पास आकर पूछा, यह गाय कितनी मर्तबा ब्याई हुई है। लाछी ने एक हाथ में चरी और दूसरे हाथ में रस्सी थी। धीरे से बोली, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। भोजा पास ही खड़ा था। मौका देखकर तुरंत बात को समेटते हुए बोला, मुझे लगता है तुझे तो अच्छी तरह अपना भी ध्यान नहीं है। अपना ही क्या, किसी का भी कुछ ध्यान नहीं है। एक दफ़ा पलके उठाकर लाछी ने भोजा की तरफ देखा, फिर बैठकर दूध दूहने लगी। वे दोनों शर्मिंदा होकर परस्पर बातचीत के बहाने वहाँ से रवाना हो गए। यह कोई औरत है या आफत, गांव के मालिक की मान मर्यादा भी नहीं समझती, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही है। लाछी ने फिर भी खास परवाह नहीं की। अपने अपने लक्षण व अपना अपना स्वभाव, पांचों अंगुलियां भी बराबर नहीं होती। पति को बात कहते कहते रह गई, जो कोयले खाएगा उसी का काला मुंह होगा। लेकिन पीछा करने वाले हजरत आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। एक बार लाछी गौर में खड़ी थी। एक गाय ऋतु में आई तो वह निशंक सरल भाव से त्वई त्वई करके सांड को पुकारने लगी। पुकार सुनते ही सांड ने सजग होकर गर्दन घुमाई, उन्मत्त गाय की तरफ जोश में आकर भागा। ठाकुर और कनवरिया शायद ऐसे ही मौके की तलाश में थे। लाछी तो अपने हाल में मग्न त्वई त्वई कर रही थी। सांड को निरंतर उकसाते उसने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर और कनवरिया दोनों पास खड़े बेशर्मी से मुस्कुरा रहे थे। पहले तो लाछी कुछ चौंकी, लेकिन दूसरे ही पल होश संभाल वापस उसी तरह पीठ घुमाकर सांड को उकसाने में मशगूल हो गई। कुदरत की इस पवित्र लीला से कैसी शर्म, कैसी लज्जा। तब बेशर्म आदमियों के सामने वह क्यों लजाए। संयोग का ऐसा बढ़िया मौका बार बार नहीं आता। इस बार चूक गए तो चूक गए। ठाकुर के मुँह लगे कनवरिये ने के कैसी लगाम। ठाकुर के मुँह लगे कनवारिये के कैसी लगाम। निशंक बोला, लाछी तुझे इस सांड की तो इतनी फिक्र है, लेकिन ठाकुर साहब की तो तू कुछ परवाह ही नहीं करती। कितने दिन हो गए हैं तड़पते हुए। लाछी ने एक एक अक्षर साफ सुना। पिछली सारी बातें एक ज्वाला की भांति उसकी आंखों के सामने झलकी। क्रोध में खौलते हुए पीछे देखा। एक बेशर्म घिनौनी हंसी ठाकुर के होठों पर चिपकी हुई थी। उस हंसी का मर्म उसे भोजा के बोलों से भी अधिक गलीज लगा। इंसान के होठों पर ऐसी मैली हंसी का परस उसे रोम रोम में अंगारों सी जलन महसूस हुई। रियाया और मालिक का ख्याल भूलकर वह तेजी से ठाकुर की तरफ झपटी। हाथ उठाकर कोहनी का वो भरपूर वार किया कि गांव के मालिक को मूर्छा आ गई। वो जहाँ खड़ा था वहीं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। अक्ल के उजागर कनवारिये की अक्ल ने भी वक्त पर साथ नहीं दिया, तो वह नीचे बैठकर अन्नदाता की छाती मसलने लगा और लाछी बड़ी मुश्किल से छलकती हंसी दबाकर त्वई त्वई करती सांड की तरफ चल पड़ी। आखिर मसलने दबाने से ठाकुर की मूर्छा दूर हुई। आंखें झपकाते हुए पूछा, भोजा यह क्या हुआ। भोजा पसलियों को सहलाते बोला, अन्नदाता बदजात औरतों से साबका पड़ने पर ऐसा ही होता है। आप समझना कि कोई बुरा सपना देखा। आप कुछ दिन तक धीरज रखें तो यह राह पर आ जाएगी। मैं औरतों की नब्ज अच्छी तरह पहचानता हूँ। ठाकुर धीरे से बोला, पर यहाँ तो भूल कर गया। अन्नदाता, भूल मैंने नहीं, लाछी भूल कर गई। वह ठिकाने के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं है। ठाकुर को सांस लेने में कुछ कठिनाई हुई तो अटकते हुए कहने लगा, तू कहे तो रांड के नाक कान कटवा कर बत्तीसी तुड़वा दूँ। भोजा हाथ जोड़कर बोला, जैसी हुजूर की इच्छा। पर अन्नदाता, इस तरह से बूची करने पर तो उसका हुलिया ही बिगड़ जाएगा। लेकिन आज इसके हाथों मेरी इज्जत धूल में मिल गई, सो कुछ नहीं। किसने देखा अन्नदाता। ठाकुर के कलेजे को दबाते भोजा आगे कहने लगा, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, या लाछी जानती है।
ये ढोर ढंगर तो इंसान की इज्जत आबरू में कुछ समझते ही नहीं। आप फरमाएं तो मैं लाची को मना कर दूं कि यह किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करे। अगर भूल से भी जिक्र किया तो उसकी बुरी गत बनेगी, लेकिन वह माने तब ना। वह तो क्या, उसकी छाया को भी मानना पड़ेगा। उसके बाद ठाकुर कपड़ों की धूल झाड़ता उठ खड़ा हुआ। उस वक्त वो भोजा को धूल झाड़ने का हुक्म भी नहीं दे सका। भोजा धीरे धीरे लाची के पास जाकर कहने लगा, गलती तो तूने आज बहुत बड़ी की है, पर फिर भी अन्नदाता का बड़प्पन की तुझे माफ़ी बख्श दी। हम भी किसी से चर्चा नहीं करेंगे, तू भी मत करना। इस बार लाची उफनती हंसी को रोक नहीं सकी, ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगी। सो काफ़ी देर तक हंसती रही। भोजा की अक्ल यहाँ फिर चक्कर खा गई। वो अपना समूह लेकर वहाँ से चलता बना। ठाकुर ने भी आगे पूछताछ नहीं की। रुकने के बाद भी लाची की हंसी काफ़ी देर तक उनके कानों में गूंजती रही। गाय के शांत होने पर गुजर वहाँ आया। लाची उत्साह से उसकी तरफ भागी। चूड़े बंगड़ियों की खनखनाहट, लिपटती लूम्बों की सरसराहट, घूमर लेते घाघरे की फरफराहट और गुजरी के होठों पर अचरज उत्साह व जोश घुली मुस्कुराहट। पति की लाठी हाथ में लेकर उस पर हाथ फेरते बोली, गुड़ खोपरे खिलाओ तो एक बधाई की बात सुनाऊं। गौना हुए कल महीना पूरा होगा। आशा ठहरने की बात तो उसने पहले ही बता दी थी, फिर ऐसी क्या बधाई हो सकती है। लेकिन उस वक्त भी वह इतनी खुश तो नहीं थी। नई बहू थोड़ी बहुत शर्म तो करती ही है। शायद इसी खातिर दूसरी बार फिर वही बधाई सुनाना चाहती हो। औरतों के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। उसके गालों पर हाथ फेरते बोला, उत्साह की लहर में तू भूल गई कि यह बधाई तो तू पहले ही सुना चुकी है। लंबी गर्दन को हिलाते बोली, यह बात दूसरी है। तुम गुड़ खोपरे की हाँ तो भरो। गुजर भी असमंजस में पड़ गया, फिर भी मुस्कुराते बोला, गुड़ खोपरे क्या है, पसंद हो तो रोजाना खाया कर। बात पसंद की नहीं, बधाई की है। फिर उसने शुरू से लेकर ठाकुर के बेहोश होने तक की सारी घटना विस्तार से कह सुनाई और पति हतप्रभ सा चुपचाप सारी बात सुनता रहा। लेकिन कोहनी की मार और माफ़ी बख्शाने के बाद जोर से हंसने की बात उसके गले नहीं उतरी। चेहरे का रंग उड़ गया। सकते में आकर दबी जबान से कहने लगा, यह तो बहुत बुरा हुआ। मालिक की मान मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखना था। पति के मुंह से ये अचीते बोल सुनकर आनंद और उत्साह भरी मुस्कुराहट लुप्त हो गई। गोया कोई अदीठ बाज एक ही झपट्टे में उसकी हंसी छीनकर उड़ गया हो। सहसा उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। संज्ञाहीन सी बोली, मान मर्यादा? इसमें मान मर्यादा की क्या बात है? उस वक्त गुस्सा तो ऐसा आया था कि हरामी की गर्दन मरोड़ दूं। पत्नी की यह बात सुनकर पति को भी कम गुस्सा नहीं आया। उसके होठों पर हथेली रखते बोला, बकवास बंद कर। ऐसे बोल निकालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अन्नदाता का तो स्वभाव ही ऐसा है, चलते ही छोटी मोटी चुहल कर लेते हैं। लाची ने झटक कर हाथ छुड़ाया, बोली, तुम्हें यह छोटी मोटी चुहल नज़र आती है? इसके साथ ही उसकी आंखें छलछलाईं। आगे एक शब्द भी नहीं बोला गया। इसके बाद पति उसे संजीदगी से समझाने लगा कि यूँ पागलपन करने से काम नहीं चलता। अन्नदाता तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर रियाया का जोर नहीं चलता। समुद्र में रहकर मगर से बैर निभ सकता हो तो गांव की रियाया का ठाकुर से बैर निभ सकता है। अक्ल और समझ के बल पर दिन तोड़े सो अपने हैं। यूँ इस घर पर माली की काफ़ी मेहर है। भोजा से उसकी अच्छी मेल मुलाकात है। कोरे मोरे रूप से क्या होता है, गुण रसूकात और अक्ल बड़ी बात है। पति समझाता रहा और लाची हुचक रोती रही। वह इस जमा मर्द खाबिंद से क्या उम्मीद रखती थी और क्या सामने आया। फिर यह हाथ वाली लाठी किस दिन के लिए है? बेचारे जानवरों को मारकर अपने हाथों की ऐंठन भले ही निकालो, वे तो बोलकर कभी अपनी पीड़ा नहीं दर्शाएंगे। अपने से निर्बल के लिए लाठी की ज़रूरत ही क्या है?
बराबरी वाले अथवा अपर बलि से भिड़ने में ही हथियार का महत्व है। पशु पक्षियों का स्वभाव तो बिल्कुल सीधा और सरल है, जैसे दिखते हैं वैसे ही चलते हैं, पर इंसान के चाल चलन में बहुत उलझाव है। सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसा दिखता है उससे निपट उल्टा और टेढ़ा। घर परिवार, जात पात और संस्कारों के बंधन उसका कुछ भी वश नहीं चलने देते। लाछी ने वापस कुछ जवाब नहीं दिया। पति ने सोचा कि रोने के बहाने पछतावा कर रही है। अभी बचपना है, ठोकरें खाने पर आप ही समझ जाएगी। गृहस्थी चलाना बेहद टेढ़ा और कठिन काम है। फिर लाछी को पुचकारते बोला, इतनी बकवास करने पर कुछ तो अक्ल आई होगी। गुमसुम लाछी ने थोड़ा सिर उठाकर पति की तरफ देखा। लाछी को ऐसी नज़र की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। आँखें पोंछकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की चेष्टा की। पति ने वही सवाल वापस पूछा, कुछ अक्ल आई कि नहीं? अब तो गवाड़ी के भाग्य के साथ ही लाछी का भाग्य है, उससे अलग कहीं जाए। बोली, अक्ल तो देर सबेर आनी ही थी। गुजर को अपनी समझ पर काफ़ी गरूर हुआ। पत्नी की ठुड्डी उठाकर थोड़ी देर तक उसकी सूरत निहारता रहा, फिर गर्व से कहने लगा, यह रूप देखकर तो पत्थर का दिल भी मचल जाए। फिर हुजूर कैसे अंकुश रखते। अगर तू खूबसूरत नहीं होती तो कुछ झंझट नहीं था। खूबसूरत होना और ना होना तो किसी के वश की बात नहीं, लेकिन गम खाकर सब्र करना तो वश में है। इन बोलों के साथ ही मानो किसी ने लाछी के कलेजे में हाथ डाला हो। पति को चिढ़ाने की खातिर बोली, तुम्हारी हिम्मत न हो तो अपना चेहरा जला डालूं। आगे कुछ और भी कहने वाली थी कि पति को तैश आ गया। बोला, खूबसूरती का अधिक गरूर अच्छा नहीं होता। सोने का खंजर खुद के थोड़े ही घोंपा जाता है। चूल्हा फूंकने और गोबर थापने की खातिर इस गवाड़ी में तुझ जैसी 17-20 औरतें ला सकता हूँ, लेकिन अन्नदाता का आसरा छोड़कर कहाँ जाऊँ? लाछी ने सोचा कि अब बहस की हद आ गई है। कहने सुनने में कुछ सार नहीं। मस्खरी करते हुए बोली, हाँ, यह बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझ जैसा रूप भी दूसरा नहीं मिलेगा। पति झुंझलाकर कहने लगा, उससे क्या होता है? कोरे मकोरे रूप से गवाड़ी की गाड़ी नहीं चल सकती। पूरी होशियारी से अपना काम सारना है। भला अब लाछी क्यों चूकती? ताना देते बोली, तुम्हारी इजाज़त हो तो दिन दहाड़े ठाकुर के साथ सो जाऊं? मानो आग में घास का गट्ठर डाल दिया हो। गुस्से में दांत पीसते बोला, चंडाल, मैंने साथ सोने को कब कहा? जब तेरी इच्छा होगी तो किसी के रोके भी नहीं रुकेगी। काफ़ी देर से ज़बान चला रही है, खोपड़ी खुजा रही हो तो बोल, अभी ठीक कर दूं। बात से बात बढ़ती है और बात से बात दबती है। फिर लाछी क्यों कसर रखती? बोली, मेरी खाज ठीक करने में तो कोई मर्दानगी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ दूसरा ही गुमान था। जल्दी ही वह वहम मिट गया। अब तुमसे कभी किसी की शिकायत नहीं करूँगी। एक ही घड़ी में 1000 बरसों की समझ एक साथ आ गई। पति किसी भूली हुई बात को याद करते हुए बोला, तुझे किस काम से भेजा और तू किस लफड़े में उलझ गई? बातों बातों में पूछना ही भूल गया कि काबरी गाय हरी हुई कि नहीं। यह गंवाड़ी का सर्वोपरि धर्म और यही बाड़े का झीना मर्म। पास ही झाड़ू पड़ा था, हाथ में लेकर बुहारते बोली, हाँ, हो गई। पीहर के पेड़ पौधे, घर वालों का दुलार और सहेलियों का साथ छोड़कर इस पराई जगह आई। दिल में कितना उत्साह और हर्ष था, लेकिन एक ही झोंके में राम जाने कैसा झटका लगा कि अंतस के तमाम फूल मुरझा गए। नई कोपलें अंदर ही अंदर जल गईं। धन्यवाद। कहानी लंबी है, इसलिए अब मैं इसको दूसरे भाग में प्रस्तुत करूँगी। दूसरा भाग भी अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद।